ये जो अभी हम एहतजाजी सियासत की बात कर रहे हैं और अभी हमने डी चौक के एपिसोड के बाद देखा हमारे साहब कि जिस तरह की सूरत हाल बनी है तहरीक इंसाफ के लिए, इस एहतजाज को जहां वो फाइनल कॉल कंसिडर कर रहे थे और अपने मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें कर रहे थे, वो मामलात उनके हक में बेहतर नहीं हुए बल्कि इनफैक्ट वर्स ही हुए हैं। पहले तो उस एपिसोड का आप क्या समझते हैं कि इम्पैक्ट क्या आया है इनकी सारी जो इन्होंने बानी पीटीआई को जेल से छुड़वाने के हवाले से जिस कैंपेन का आगाज़ किया था? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की अगर हम जद्दोजहद को देखें या उनके एहतजाज को देखें तो उसको मैं दो फेजेस में तकसीम करता हूँ। एक तो ये है कि जिसमें वो इस्लामाबाद डी चौ तक पहुँचे हैं और उसमें उन्हें कामयाबी हुई है, उनके पास एक अच्छा क्राउड था जिसको बुशरा बीबी लीड कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो उसको मुज़ाकरात के ज़रिए किसी फ्रूटफुल कंक्लूजन की तरफ मुंतकिल नहीं कर पाए। असूलन तो ये होता है कि किसी भी एहतजाजी तहरीक में या मुजाहरे में आप उस क़ुव्वत को, उन मुजाहिरीन के जज्बे को कन्वर्ट करते हैं मुज़ाकरात के अंदर और अपनी जो भी मुतालबात हैं वो मनवा लेते हैं या उनमें से कुछ मनवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सका और उसी वजह से फिर जब रात को ऑपरेशन हुआ तो फिर वो एक सेकंड फेज़ स्टार्ट हो गया कि जिसके अंदर तहरीक इंसाफ का जो दावा है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनके लोग ज़ख्मी हुए, मारे गए और उसके बाद जिस तरह से उनके लीडर्स ने एक्ट किया, कुछ तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, जो मौजूद थे वो सेफ एग्ज़िट लेके निकल गए। तो वो जो एक क्लोजर है उस पूरे एहतजाज का वो तहरीक इंसाफ के हक़ में अच्छा नहीं हुआ। ऑल्दो कि वो गिरफ्तारियों को, ज़ख्मियों को सामने रखते हुए अपनी एक कैंपेन चला रहे हैं कि जिसके अंदर वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन जिस तरह से उनके लीडर्स वहाँ पे नहीं थे और जो थे वो जिस तरह से वहाँ से गए तो उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी मौजूद हैं और इसी बुनियाद पे मुझे लग रहा है कि 2 से 3 माह के अंदर पार्टी अपनी स्ट्रेटजी को अगर रीडिफ़ाइन नहीं करती तो उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हर 2-3 माह बाद इस तरह से आवाम को सामने लेके आना, एक इन्वेस्टमेंट करना, ख़र्चे करना, पूरी एक कैंपेन प्लान करके इस्लामाबाद आना, अब शायद उनके लिए वो मुश्किल होगा। सो इसलिए मेरा ख़्याल है कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली करती हुई नज़र आएगी। अच्छा वाजिद, अभी आपने ख़ुद भी बात की कि जिस तरह से एहतजाज का एक क्लोजर हुआ और वहाँ पे हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की कोई भी सीनियर क़यादत उस वक्त मौजूद नहीं थी। इवन हम मुख्तलिफ जब इंटरव्यूज़ भी देख रहे थे, जो लोग उस एहतजाज का हिस्सा थे दे वर क्लूलेस अबाउट इट कि हमने आगे क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। डू यू थिंक कि तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने कोई प्रॉपर प्लानिंग या स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी और उन्हें खुद आइडिया नहीं था कि वो क्या करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या वाकई उस वक्त हालातों वाक़यात इतने उनके फेवर में नहीं थे कि उन्होंने जाना मुनासिब समझा और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको भी यारो मददगार छोड़ दिया? जी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि ये तहरीक इंसाफ के अंदर जब आरा का इख्तलाफ आता है तो फिर ये देखा जाता है कि फ़ैसला साजी कौन कर रहा है और इस दफ़ा हमने ये देखा कि फ़ैसला साजी में बाकी रहनुमाओं की निस्बत बुशरा बीबी का रोल ज़्यादा लग रहा था और इसी वजह से वो जो मुज़ाकरात के दौर चले वो नाकाम भी हुए और उसके अंदर कोई चीज़ अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। तो इस सारी सिचुएशन में तहरीक इंसाफ को इस चीज़ को सबसे पहले बैठ के हल करना होगा कि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन कर रहा है। फिर ये कि इस सारे मामले के अंदर एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिसकी कमी नज़र आई वो ये थी कि तहरीक इंसाफ के पास या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कुछ मुतबादिल चीज़ें होनी चाहिए। प्लान होता है। हाँ कि जी प्लान बी किस तरह करना है, अगर ऐसे हो जाए तो फिर क्या करना है, ये हो जाए तो क्या करना है। तो वो डी चौक तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद क्या करना है उस हवाले से हम पहले भी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं कि उसके बाद क्या होना है, उस चीज़ को कैसे पॉजिटिवली आपने इंगेज करके गवर्नमेंट के साथ करना है, उस हवाले से कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो इसलिए वो जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, एक तो लीडर्स मौजूद नहीं थे, ऊपर से प्रेशर आया, पुलिस की जानिब से तशद्दुद हुआ, तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि जिसके अंदर पूरा का पूरा क्राउड जो है वो मुंतशिर हो गया। अच्छा माजिद, कल हम डिस्कशन भी कर रहे थे, अली मोहम्मद खान साहब की एक ऑडियो आई जिसको उन्होंने ऑन भी किया कि जी तस्दीक की कि उनकी ऑडियो है जिसमें उन्होंने मौरूसियत के हवाले से बात की, अलीमा खान की जो एहतजाज की कॉल देने के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी के तो एहतजाज में शामिल होने की बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को खबर दी थी। तो क्या ये सारा जो हमने देखा एपिसोड जिसमें बुशरा बीबी ने लीड किया, अली अमीन गंडापुर साहब
साथ थे, काफिला लेकर आए, बानी पीटीआई सबसे बेखबर थे वाकई में? देखिए, कहीं ना कहीं बुशरा बीबी को इमरान खान की हिमायत तो हासिल है, और इस वक्त इमरान खान को वो तमाम लोग अच्छे लग रहे हैं कि जो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, जो मुफाहमत की बात नहीं करते, और इसके साथ साथ वो ये समझते हैं कि इस तरह के जो भी मखसूस हालात हों उनके अंदर किस तरह से एक्ट करना है। तो ये इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बातें तो हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से एहतजाज की कॉल दी गई और वो फैमिली की जानिब से आई और फिर उसको पार्टी ने ऑन किया, तो ये बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त उन्हें हार्ड लाइनर्स की ज़रूरत है। इसलिए जितने भी मुफाहमत करने वाले लोग हैं वो शायद अब 24 नवंबर के एहतजाज के बाद तो उनकी कोई इंपॉर्टेंस सामने आएगी, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता था कि उनका कोई इतना मुकाम है। उनको ताने सुनने को मिलते थे, उनको बुज़दिली के इल्ज़ाम दिए जाते थे और कहा जाता था कि आप पार्टी के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे। तो इन सारी चीज़ों को जब हम कलेक्टिवली देखते हैं तो पता चलता है कि बहरहाल इमरान खान साहब की सपोर्ट बिल्कुल हासिल है, बुशरा बीबी को, अलीमा खान साहिबा को भी हासिल है, और मौरूसियत के हवाले से यही है कि तहरीक इंसाफ इसकी मुखालिफ रही है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो भी कहेंगे, बेशक वो अपने बेटे को ताहयात पार्टी चेयरमैन अनाउंस कर दें, तो उनके हामी जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो बिल्कुल मुखालिफ नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब का हर फैसला ये ठीक है। अच्छा, लेकिन माजिद, ये बात आपने अभी जो की कि इमरान खान साहब इस वक्त जो कहेंगे वो उनके सपोर्टर के लिए हरफ आखिर ही होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी है कि अभी ये जो पिछले 3-4 हमने एहतजाज देखे हैं, जिसको हर बार तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल कहती है कि जी हम ये फाइनल कॉल दे रहे हैं, इसमें उनका सपोर्टर कहीं ना कहीं सीनियर क़यादत से डू यू थिंक कि डिसअपॉइंट हुआ है जिस तरह से उनको टैकल किया गया है, उनको लीड किया गया है, या उनको ऐसे क्लूलेस छोड़ दिया गया? इससे पहले भी हमने देखा कि लास्ट एहतजाज के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको इमरान खान की हिमायत हासिल है और वो बड़ा, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे एज यू सेट के आके खेलते हैं, वो गवर्नर हाउस चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, और उन्होंने आके असम्बली के अंदर जो कहानी बताई वो तो बताई, और इस बार भी यही हुआ। जी, तहरीक इंसाफ में जो एक अहम मसला है वो ये है कि कारकुनों की एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो सोशल मीडिया की एक्सपेक्टेशंस हैं वो आसमान पे हैं, और जो पार्टी क़यादत है वो बड़ा सेंसिबली चलने की कोशिश करती है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के फैसले करती है। तो वो ये जो अदम तवाज़ुन की कैफियत है, इसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा मसला है, और हम ये देखते हैं कि उनकी फैमिली, उनका सोशल मीडिया, ये सब लोग एक तरफ हैं कारकुनान, जबकि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो रहनुमा हैं उनकी अप्रोच ज़रा सेंसिबल लगती है। वो कहीं ना कहीं मुफाहमत की बात करते हैं, डी एस्केलेशन की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल एक कंट्राडिक्शन है इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की नाकामी है कि आपने अपने कारकुन को इस हद तक मोटिवेट और चार्ज कर दिया है कि अब उसके जो वापसी का सफ़र है या सिचुएशन जब डिफ्यूज़ करनी होती है तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस हवाले से तहरीक इंसाफ अभी नाकाम नज़र आ रही है कि उनकी जो आवाम या उनकी जो वोटर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और जो पार्टी की आदत है उसकी जो प्लानिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंस पार्टी को बहरहाल नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम की जो रहनुमा है हाफिज़ हमदुल्ला साहब, उन्होंने कहा है कि पसे पर्दा जो कुछ मामलात हैं वो चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के या बानी पीटीआई के, लेकिन साथ साथ मामला 9 मई के ऊपर अटका हुआ है, ना वो माफ़ी मांगने को तैयार है और ना वो मुल्क से बाहर जाने को तैयार है। डू यू थिंक के मामलात हैं और वाकई इन्हीं 2 फैक्टर्स के ऊपर कंक्लूजन तक बात नहीं आ रही है? मुझे लगता है जी कि किसी भी मुज़ाकरात के अंदर सबसे पहले बहुत छोटी चीज़ों से शुरू किया जाता है कि जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें हों कि जिस पे दोनों तरफ से इत्तफाक हो। तो ये 9 मई का मामला या इस हवाले से जो मुकदमात हैं, उससे पहले इमरान खान की और हुकूमत की जो मुखासमत है उसकी तो एक हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती, क्योंकि 9 मई पे हम देखते हैं कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं जेल में था तो मुझे तो नहीं पता बाहर क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे लोगों ने गिरफ्तार किया रेंजर्स ने तो आवाम को पता है उन्होंने कहाँ जाना है। तो उनके बयानात मुसलसल 9 मई पे बदलते रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये कन्फ्यूजन पीटीआई को सूट करती है कि वो ना तो ब्लेम ले रहे हैं, ना वो उससे इनकार कर रहे हैं, ना इकरार कर रहे हैं, कारकुन उनके जेल में पड़े हुए हैं, तो वो उस कन्फ्यूजन में ही रहना चाहते हैं। लेकिन स्टेट की जानिब से
मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई नरमी दिखाने का फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ, और इसी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें अभी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा और चलेंगी, क्योंकि जब तक बानी पीटीआई की जानिब से कोई ऐसी चीज़ें अनाउंस नहीं की जाती, मिसाल के तौर पे कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आप उन्हें सज़ा दें, जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं उन्हें आप छोड़ दें, कोई इस तरह का एक लूज़ एग्रीमेंट जब तक नहीं होता उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में वो कमी होगी। और हाफिज़ हमदुल्ला जिस तरह का बयान कर रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम में भी GIUIF और मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही थी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन तक ये बातें पहुंच रही हों, बट मामला वही है कि एतमाद साजी का बहुत फुकदान है, और जब इस क्राइसिस के अंदर सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। जब एतमाद पैदा होगा, फरीकैन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे आगे बढ़ेंगे, तब इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगी। ठीक हो गया। तो ये जो दोबारा एहतजाज के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने इशारा दिया है, उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई करेंगे, अब ये जो अगला एहतजाज होगा क्या ये अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीखेंगे? तहरीक इंसाफ के लिए एक नया एहतजाज करना इन 2-3 माह में ज़रा मुश्किल होगा। उसकी वजह ये कि एक तो उन्हें बैरूनी तौर पे भी प्रेशर का सामना है, अंदरूनी तौर पे पार्टी कारकुनान भी कंफ्यूज हैं, और वो हमेशा ये सवाल करते हैं कि हम तो पहुंच जाते हैं लेकिन लीडरशिप वहाँ पे नहीं होती। तो इस हवाले से हुकूमत के लिए मसला ये है कि ये उनकी हुकूमत का पहला साल है, ठीक है, और अभी 4 साल उन्होंने मज़ीद गवर्नमेंट में रह के हुक्मरानी करनी है, तो ये मसला कहीं ना कहीं चलता रहेगा। उसको डिफ्यूज़ करना गवर्नमेंट साइड से ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने ये देखा कि इमरान खान के दौर में भी पहले साल में मौलाना फजलुर रहमान धरना लेके आए थे, बहुत कामयाब धरना था, लेकिन उससे हुकूमत नहीं गिराई जा सकी। लेकिन इमरान खान साहब को भी अगले 3.5 साल मुश्किलात का सामना रहा। तो अगर तहरीक इंसाफ एक नया जुलूस डी चौक ना भी लेके आए, तब भी हुकूमत के लिए मुश्किलात वही रहेंगी। क्यों? क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन का मसला है, धांधली का मसला है, आईनी तरमीम का मसला है, और अभी गवर्नमेंट के पास 3 से 4 साल हैं। तो ये चीज़ें उसी तरह कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर उसके बाहर सर उठाती रहेंगी। इन द एंड ये जो एक टास्क फोर्स बनाई गई है, क्योंकि हम देखते हैं जब एहतजाज होता है तो इंटरनेट का भी कुछ रिपेयरिंग वाला मामला शुरू हो जाता है, फिर सोशल मीडिया की कुछ मामला बड़े अजीबोगरीब से माजिद हो जाते हैं, फिर एक प्रोपेगेंडा भी होता है, डेफिनेटली होता है, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। उसको एड्रेस करने के लिए टास्क फोर्स में जो हम मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले से बात कर रही थी, क्या समझते हैं जी ये बेहतर चीज़ है इस टास्क फोर्स की जो तश्कील है? देखिए, सबसे पॉजिटिव खबर तो ये है कि अब जो इंटरनेट केबल्स हैं उनको शार्क नहीं खाती। अब गवर्नमेंट अब रिपेयर होती हैं, अब एलानिया कहा जाता है कि ये मामला चल रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के हवाले से या फेक न्यूज़ के हवाले से हुकूमती इक़दाम बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन वो सिलेक्टिव नहीं होने चाहिए। अगर आप एक ग्रोह को उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वहाँ से डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ आए, और दूसरे को आप सप्रेस करेंगे, तो फिर उससे एक सिलेक्टिव जस्टिस का तासुर आएगा, जैसा कि सियासत में भी हो रहा है। तो इसलिए अगर इस हवाले से कोई इक़दाम करने हैं, ज़रूर होने चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए, और उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स पहले तय होने चाहिए कि ये वो पैरामीटर्स हैं कि जिनके ऊपर कार्रवाई होगी, और बिल्कुल फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, लेकिन मजमूई तौर पर हर उस शख्स के खिलाफ हो जो इसमें शरीक है। ये ना हो कि अगर हुकूमत की साइड के या उनके हामी फेक न्यूज़ फैलाएं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं, तो उसको तो कौम के वसीत और मुफाद में माफ़ कर दिया जाए, लेकिन अगर अपोजिशन ये कर रही है तो फिर उसको पकड़ लिया जाए। और वैसे भी अब हम तो इंटरनेट के बेसिक चीज़ के लिए अभी बैठे हुए हैं कि आ जाए, और पत्नी मैं कल भी बात करी थी, और कल मुझे बड़ा बैकलैश आया भाई साहब, मैंने कह दिया कि हमारी IT मिनिस्टर पता नहीं कौन सी दुनिया के हिस्से में रहती है जहाँ पे उनको लगता है कि सारा इंटरनेट ठीक आ रहा है जी और बाकी सब ठीक चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने स्टूडियो में बैठे और अपने समेत बहुत सारे लोगों का रेफरेंस दिया कि ये वो लोग हैं जिनका इंटरनेट नहीं आ रहा, प्रॉपर्ली नहीं चल रहा, अगर चल भी रहा है तो वो इस तरह से चल रहा है कि हम परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को मुश्किलात हैं।